हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोबारा एक बार फिर आपकी वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से और ये रिलेटेड है डिफरेंट इवेंट्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो अलग अलग तरह के इवेंट्स हुए, कब हुए, कौन से इवेंट्स हुए, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत अगर देखें फ्रीडम स्ट्रगल की, जो इस स्ट्रगल का जो जड़ है वो जड़ है 1857 के रिवोल्ट में छुपा हुआ। उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा कि इतना आसान नहीं है अब इनको कंट्रोल में रखना, और यहां के लोगों को भी लगने लगा कि हम अगर कोशिश करें तो ब्रिटिशर्स को यहां से भगा सकते हैं। उसके बाद दोनों ही पक्ष के लोगों की सोच पे फर्क आया और उसी हिसाब से आगे चला। फिर आगे चल के वही जो है बीज आगे चल के बड़ा पेड़ बना और उसके बाद डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हुए और जिसका रिजल्ट है हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस को देखने को मिला। आइए वन बाय वन हम इन्हीं मूवमेंट्स को, इन्हीं इवेंट्स को एक एक करके देखते समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है मंगल पांडे के फांसी के बाद। जो मेन रिवोल्ट जो ब्रोकआउट हुआ है वो हुआ है मेरठ से, और फिर वहां से ये स्प्रेड होना शुरू किया दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इस तरह से कई एरिया में ये फैल गया। हालांकि इसे बाद में ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इस पे कंट्रोल पाना उनके लिए भी इतना आसान नहीं था। पूरे एक साल से ज्यादा समय लग गया इस पे कंट्रोल करने में। तो यही सब चीज ब्रिटिशर्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया और यहाँ के भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब हम एक बार ऐसा कर सकते हैं तो आगे और ऑर्गेनाइज होके और अच्छे से कर सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है फ्रीडम स्ट्रगल की। रिवोल्ट ऑफ 1857, also called India's first war of independence. It began at Meerut on May 10, 1857 and slowly spread across Delhi, Agra, Kanpur and लखनऊ। मेरठ से लगभग 8000 सिपाही वहां से उन्होंने रिवोल्ट किया और उसके बाद ये मूव करते हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो भी मिलते हैं ब्रिटिश के ऑफिशियल्स या जो भी कुछ, तो उनके साथ लूटपाट, उनके साथ लड़ाई करते हुए ये दिल्ली पहुंचते हैं और यहां आकर ये बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं। और फिर ये बात जब धीरे धीरे हर तरफ जाती है तो यही आग फिर कानपुर में भी सुलग जाती है, लखनऊ में भी सुलग जाती है, झांसी में भी, और फिर ये कई जगह इसके सेंटर बने जहां पर इस रिवोल्ट ने अपना असली चेहरा दिखाया। It gave a clear message to the British Crown that the East India Company had failed to exercise control over the country, demonstrating its incapacity। क्योंकि इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफी मेहनत लगी थी, काफी समय लगा था, इतना आसान नहीं था उनके लिए इसको भी कंट्रोल करना। इससे ये साबित हो गया कि अगर सही ढंग से इसे किया जाए और तो फिर इनको हराया जा सकता है। और इसी सोच ने फ्रीडम स्ट्रगल के बीज को पैदा किया। अगला जो हम देखते हैं, इसके बाद इन्होंने इस मूवमेंट को खत्म करवा दिया 1958 में जाके, और फिर नए नए लॉज बनाए कि किसी तरह से इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। आगे चल के लॉर्ड कर्जन 1905 में उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल जोर पकड़ सकता है कल को, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़कर कमजोर करने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस किया। उस
पार्टीशन में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल इस दो टुकड़े में उन्होंने बांटा। उन्होंने इसके पीछे रीजन ये बताया था कि यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की वजह से, इतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन की वजह से इनको गवर्न करना थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए इनको बांटा जा रहा है। लेकिन लोग तो समझ गए थे। इसके अगेंस्ट लोगों ने नया मूवमेंट शुरू किया जिसे नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। इसे स्वदेशी मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मूवमेंट में लोगों ने जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनका बायकॉट कर दिया और जो हमारे ही देश में बने हुए गुड्स थे उनका यूज करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक ढांचा सुधरने लगा और इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम इंडियन जो है इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक ये चला है। दिस मूवमेंट वाज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन्स अनाउंसमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। रीजन क्या आ जाता? ऑन द ग्राउंड्स दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज अ होल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल एज अ होल इज डिफिकल्ट टू गवर्न। अगर एक साथ इनको देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसको गवर्न करना आसान नहीं है, इसलिए हम इन्हें दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। असल तो उनका यह था कि यूनिटी को तोड़ो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यूनिटी को तोड़ो ताकि किसी भी तरह का फ्रीडम स्ट्रगल के लायक ही ये ना बचे। The goal of the movement was to encourage the uses of local goods and services while denouncing their British counterpart। इस मूवमेंट का जो सबसे मेन जो था गोल वो ये था कि इंडियन गुड्स और सर्विस को आप प्रोवाइड करें, आप उन्हें अपनाएं, फॉरेन से आने वाली चीजों को बायकॉट करें और जो इंडिया में जो चीज बन रही है, जो इंडियन जो चीज दे रहा है, आप उन्हीं को अपनाएं ताकि जो भी इकोनॉमी में पैसा आएगा तो वो हमारी इकोनॉमी में आएगा। This raised India's economic standing and demonstrated to the British that India could live independently। और इस तरह से उन्हें महसूस हो गया कि ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। हालांकि बाद में ये मूवमेंट ढीला पड़ गया और लोगों का ध्यान भी दूसरी तरफ चला गया। लेकिन ये मूवमेंट इस बात को साबित करता है कि हमारे अंदर इतनी समझ अब तक आ चुकी थी कि हम जानने लगे थे कि ये ब्रिटिशर्स जो नए नए एक्ट लॉज बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ हमारा नुकसान है, हम ये पहचानने के लायक हो गए थे। आगे हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत वैसे होती है 1914 में और ये 1917 आते आते पूरी तरह से खत्म हो गया था, या ये पार्टी ही दो हिस्से में बट गई थी। इस मूवमेंट को शुरू करने वाले थे गदर पार्टी, इसकी और बाद में 1917 आते आते ये पार्टी, एक तो ब्रिटिश इनको खत्म करने कुचलने में लगे हुए थे, दूसरा इनके बीच आपसी कलह पैदा हो गया और ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हिसाब से दो धड़े में बट गया। असल इस मूवमेंट की शुरुआत होती है कनाडा में, जो ब्रिटिशर्स ने इमिग्रेंट्स के ऊपर ऐसा लॉ पास किया जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। रेशियल बेस पे उसमें भेदभाव किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंडिया की तरफ से जो लोग आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, जो वहां जा रहे हैं, सर्च में जा रहे हैं, उनको कम किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। तो इस डिस्क्रिमिनेशन वाले इस लॉ के खिलाफ इसकी शुरुआत की गई है। अर्ली इन द 20th century, a number of stringent immigrant laws based on racial discrimination were put in place to reduce the number of Indian immigrants coming to Canada in search of employment। ये लॉ पास ही इसलिए किया गया था ताकि इंडियन इमिग्रेंट्स को रिड्यूस किया जाए, उनको कम किया जाए। वो हालांकि भेदभाव इससे साबित होता है। आफ्टर द ब्रूटल ब्रिटिश रिप्रेशन द गदर मूवमेंट स्टार्टेड टू वेन। बाद में जाकर काफी इन्होंने
इस मूवमेंट को कुचलने का कोशिश किया। इस वजह से धीरे धीरे करके ये मूवमेंट पतन की तरफ चला गया और वर्ल्ड वॉर के एंड के आसपास 1917 आते आते ये पार्टी, गदर पार्टी, दो टुकड़ों में बट गई, दो धड़े में बट गई, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में, और फिर इस तरह से ये मूवमेंट खत्म हो गया। In 1917, Ghadar party splitted into socialist and communist factions. आगे हम देखते हैं, इसके बाद 1917 का समय आता। उससे पहले 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे, लेकिन 1 साल तक वो इंडिया के टूर पे रहे, पूरे इंडिया को, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ भी शुरू करने से पहले मैं इंडिया के लोगों को देखना चाहता हूं, अच्छी तरह से समझना चाहता हूं, फिर मैं कुछ भी इस पे स्ट्रेटेजी तैयार करूंगा। इसी बीच इंडिगो फार्मर्स जो बिहार में रहते थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटर्स की तरफ से। तो इन्हीं में से एक थे राजकुमार शुक्ला। वो पहुंचे महात्मा गांधी के पास और उन्होंने वहां जाकर उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि एक बार आप बिहार आएं और वहां आकर इंडिगो फार्मर्स की जिंदगी को देखें, फिर उसके बाद आपको जो सही लगे वो करें। और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह है। हालांकि इस सीरीज में इन्होंने 3 सत्याग्रह किए, एक चंपारण में, दूसरा खेड़ा गुजरात में और तीसरा गुजरात में ही अहमदाबाद में मिलवर करके दिए। चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी जी वॉज persuaded by an indigo farmer Rajkumar Shukla to visit Champaran to look into the plight of the farmers who were subjected to oppressive regulations and high taxes। क्योंकि इंडिगो फार्मर्स के साथ रिप्रेसिव जो है ट्रीटमेंट होता था और साथ ही उनके ऊपर हाई टैक्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो रही थी, वे सब परेशान थे। तो ये बात जब गांधी जी को पता चली तो वो यहाँ आए और जब उन्होंने अपनी नजरों से इसको देखा तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और नॉन वायलेंट वे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। गांधी जी gathered support from the local farmers and masses to organize non-violent protest. He organized 3 movements during 1917 to 18 in Champaran, Khera and Ahmedabad. उन्होंने ये 3 मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया 1917 से लेकर 1918 के बीच। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट। उसकी वजह से जो सत्याग्रह हुआ, जिसे हम नाम देते हैं रॉलेट सत्याग्रह 1919 का, इस समय ब्रिटिशर्स ने एक नए एक्ट को पास किया था। उस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतनी पावर मिल गई थी कि वो किसी को भी उठाकर 2 साल के लिए जेल में दे सकते थे, बिना किसी ट्रायल के कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी। यानी वो लोगों को रिप्रेस करने का उनके पास एक इनॉर्मस पावर आ गया था, वो जैसे चाहते वैसे करके दबा कुचल सकते थे। प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। फिर इसको और इसी मूवमेंट के दौरान ही वो वर्ल्ड फेमस जालियांवाला बाग मस्केर हुआ था 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन अमृतसर में। रॉलेट सत्याग्रह 1919, दिस एक्ट ग्रांटेड द गवर्नमेंट the authority to imprison anyone accused of engaging in terror activities for up to 2 years without a trial। वे लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनको वो टेररिस्ट के तौर पे देखते थे और उनके एक्टिविटी को टेरर एक्टिविटी मानते थे। तो ऐसे में
फ्रीडम फाइटर्स को जिसे जब चाहते वो उठाकर जेल में 2 साल के लिए बंद कर देते, बिना किसी ट्रायल के, कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह से वो एक दमनकारी नीति अपनाया था उसने। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। The freedom of press was likewise restricted by this act। और प्रेस की भी आजादी को उन्होंने छीन लिया था। On April 6, 1919, महात्मा गांधी started Rowlatt Act Satyagraha। Nationwide hartal was declared and people were asked to hold meetings against the repressive act and refrain from going टू वर्क। लोगों से ये कह दिया गया था कि जगह जगह लोग एक दूसरे को इसके बारे में जानकारी दे, सभाएं करें, लोग एकजुट हों ताकि बड़े लेवल पे इस बात को उठाया जा सके। लोगों को काम पर जाने से रोक दिया गया जो गवर्नमेंट सर्विस में थे उनको। इसी समय में इसी सत्याग्रह के दौरान 13 अप्रैल, जहां इसकी शुरुआत होती है 6 अप्रैल को, इसके 7 दिन बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग को रुकवाया भी जा सकता था, दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे, लेकिन जनरल डायर ने वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों पे फायर शुरू कर दिया और बिना किसी नोटिस के लोगों पर वहां गोलियां चला दी गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तोड़ फोड़ उपद्रव मचाया, लेकिन गांधी जी तो इन चीजों के खिलाफ होते थे। वो जो भी करते थे नॉन वायलेंट होके करते थे। The famous Jallianwala Bagh massacre was also the result of this protest on 13 April 1919 in Amritsar। अब इसके बाद शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाद में उसी में जोड़ दिया गया है खिलाफत मूवमेंट को, तो हम उनको एक साथ बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। अब समय आ गया है 1920 का और एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। ब्रिटिशर्स इस समय टर्की के सुलेमान, वहां के जो खलीफा थे, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने संगठित होकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। इन्हीं में से इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन वाला जिसे नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। इसमें 2 मेन लोगों का रोल है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्हें हम अली ब्रदर्स के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। कांग्रेस से गांधी जी को जब ये बात पता चली तो कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया और ये तय हुआ कि हम दोनों अलग अलग अपने मूवमेंट को चलाएंगे तो उसका असर कम होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर एक कर लेते हैं मूवमेंट को और फिर उसे चलाते हैं, तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के साथ भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी और कांग्रेस के साथ तो थे लोग। इसका नतीजा हुआ 1920 में एक नया मूवमेंट सामने आया जिसे हम बोलते हैं खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से उसे जानते हैं। इसमें खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। The movement was initially introduced on August 31st, 1920 when the Khilafat Committee began a campaign of non-cooperation। इसकी शुरुआत होती है अगस्त 31 से और इसको शुरू किया है सबसे पहले खिलाफत कमेटी ने। फिर सितंबर 5 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। Gandhiji started the non-cooperation movement on September 5, 1920. It was a key moment of India's freedom struggle। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी हुए हैं उनमें ये की मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है। हालांकि इसमें जुड़ने वाले लोग जितने भी थे
तो सबके सब सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के ही नियत से नहीं जुड़े थे। इनमें बड़े बड़े जमींदार इसलिए जुड़े थे कि गांधी जी टैक्स वगैरह में रिबेट की बात करेंगे ब्रिटिशर से, हमें फायदा होगा। छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स इसलिए जुड़े थे कि गांधी जी उनको कल को जमींदारों के इस शोषणकारी नीतियों से बचाएंगे। जब उनको इस मूवमेंट के दौरान ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा, तो आगे चल के जब इसे रीस्टार्ट किया गया 28 में, तब उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। The aim was to boycott major social programs. इस आंदोलन का जो मेन एम था, बड़े बड़े सोशल प्रोग्राम्स का बायकॉट करना, इवेंट्स का बायकॉट करना। गांधी जी वांटेड पीपल टू अडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स एंड वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी। हमारे यहाँ एक बीमारी शुरू से रही है, अनटचेबिलिटी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। क्योंकि कोई भी मूवमेंट जब शुरू किया जाता था तो उसमें ये बात भी सामने आ जाती थी, ये अछूत है, ये है वो, यानी लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल। तो गांधी जी ने इसी समय इसी मौके को अच्छा समझा, तो उन्होंने इस चीज को भी खत्म करने के लिए, छुआछूत को भी खत्म करने के लिए लोगों के बीच बातों को बढ़ाया। ये ऐसे नहीं शुरू से रहा है हमारे यहाँ, जब भी कुछ होता है तो ये बीच में, यहाँ तक कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना उसमें भी इस तरह की बातें आई, एक बार नहीं कई बार आई है। However, following the Chauri Chaura incident in February 1922, where during a fight between the police and protesters, a violent crowd set fire to a police station, killing 22 policemen, Gandhiji decided to put an end to the movement. अब इस आंदोलन को चले हुए 2 साल हो गए। 2 साल में जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए, लोगों ने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, खादी का इस्तेमाल करना शुरू किया, हर तरह के काम किए गए जो ब्रिटिशर्स को कमजोर करने के लिए कर सकते थे, वो हर तरह के काम किए गए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि गांधी जी को इस आंदोलन को रोकना पड़ा। वो क्या, 1922 में कुछ प्रोटेस्टर्स एक पुलिस स्टेशन के आगे से जुलूस लेकर जा रहे थे। इस पर पुलिस वाले से उनकी लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की भीड़ ने उन्हें, पुलिस वालों को, जिनमें 22 पुलिस वाले थे, पुलिस स्टेशन में ही जिंदा जला के मार दिया। क्योंकि गांधी जी सपोर्टर हैं, नॉन वायलेंस के थे, यहाँ पर किलिंग होने लगा, तो ऐसे में गांधी जी ने तुरंत इस मूवमेंट को रोक लगा दिया, और इस तरह से इस मूवमेंट को वहां पर उन्होंने 1922 में बंद किया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे रीस्टार्ट किया, लेकिन लोग हर तरह के जो थे, हर तरह की मानसिकता वाले थे, इसलिए उतना ज्यादा सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया। फिर आगे कौन सा मूवमेंट होता है, वो होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नागरिक असहयोग आंदोलन। यहां असहयोग का मतलब है, अगर सरकार कोई नियम कानून बनाती है और हम उसको ओबे करते हैं तो वी आर ओबेडिएंट, और हमारा ये जो काम है ये ओबेडियंस माना जाएगा। लेकिन अगर हम उस कानून के खिलाफ जाते हैं तो हम उसे कहेंगे डिसओबे। गांधी जी ने यही किया था, क्योंकि इस वक्त सरकार ने सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट को प्रोड्यूस करने, उसको सेल करने, कलेक्ट करने के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया था। इसके खिलाफ गांधी जी इस कानून को तोड़कर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, और इसलिए ये कहलाया सिविल डिसओबीडियंस, क्योंकि सरकार के बनाए रूल के खिलाफ जाना है इसमें। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से सैकड़ों लोगों की एक भीड़ लेकर दांडी, जो कि एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहां तक गए, और वहां जाकर उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट प्रोड्यूस किया, इस कानून को तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी भी दी।
This movement began in 1930 after Indians became angered when the British imposed a tax on sale and collection of salt, and Gandhiji chose to break the salt law. गांधी जी ने इस कानून को तोड़ना पसंद किया क्योंकि उनके हिसाब से ये कानून जो है सही नहीं था, ये दमनकारी कानून था। On March 12, Gandhiji led a large group of people from Sabarmati Ashram to Dandi, a seaside town in Gujarat, where they produced salt from seawater in violation of the law. उन्होंने उस कानून को जानबूझ के तोड़ा था कि आपका ये कानून जो है दमनकारी कानून है, हम इसे नहीं मानते, इसलिए हम इसे सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। ये वैसा ही है ठीक जैसे कि घर में पेरेंट अगर कोई नियम बनाते हैं और हम उसके खिलाफ जाते हैं, अगर वो नियम हमारे लिए सही नहीं है तो उनको जताने का एक यही तरीका होता है। More than 60,000 people were detained as the movement swept across the nation. और ये मूवमेंट इसके बाद पूरे देश में फैल गया और पूरे देश में लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी, उनको डिटेन किया जाने लगा। लगभग 60,000 लोगों को पूरे देश में गिरफ्तार किया गया इस मूवमेंट के दौरान, including Mahatma Gandhi. When Gandhiji was finally allowed to leave prison in 1931, he met with Lord Irwin. और आखिरकार इन्हें 1931 में जेल से छोड़ना पड़ा और लॉर्ड इरविन के साथ इनकी बातचीत हुई, जिन्हें हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। The Gandhi-Irwin Pact stipulated that the movement would be put at an end to in exchange for allowing Indians to produce salt for household use. गांधी-इरविन पैक्ट में यह तय हुआ कि इंडियंस को सॉल्ट प्रोड्यूस करने का अलाउ है, लेकिन वो हाउस होल्ड यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, न कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए। और फिर इस तरह से जाकर ये खत्म हुआ और जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी छोड़ा गया। इसके तुरंत बाद ही गांधी जी चले जाते हैं लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब इसके बाद बारी आती है उस मूवमेंट को जिसने हमारी इंडिपेंडेंस को एक तरह से पक्का कर दिया, जिसे हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब ये है कि अब हमें आपसे और कुछ बात नहीं करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा देश हमारे हवाले कीजिए, आप जाइए, बस यही अब रह गया। अब आपसे और किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए, आप हमारा देश छोड़िए और जाइए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इसकी शुरुआत होती है। गांधी जी बिगेन दिस मूवमेंट इन अगस्त 1942 इन एन एफर्ट टू कंपेल द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। और इसका मकसद ही यही था कि ब्रिटिशर्स को भारत छुड़वाना है। Outcome of this movement was that Congress was declared an unlawful association and its offices all over India were raided. जिसका नतीजा ये हुआ, कांग्रेस को एक तरह से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और पूरे देश में इनके जितने भी दफ्तर थे उन पे रेड छापा डाला गया, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों ने इस आंदोलन में जान भी गंवाए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आंदोलन हुए तो हम सब जानते हैं हमारे देश में हर तरह के आंदोलनकारी थे, कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ अहिंसावादी थे, जिन्हें हम नरम दल गरम दल इस तरह से जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स उसी हिसाब से लोगों के साथ करते थे। द लीडर्स वर अरेस्टेड थ्रू आउट द कंट्री डिस्पाइट हेवी handed suppression by the government, the people were unfazed and continued their struggle. सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश हो रही थी इसे दबा के कुचल देने के लिए, इस मूवमेंट की, इसके लिए लोगों को मारा भी जा रहा था, अरेस्ट भी किया जा रहा था, तरह तरह से उन पे अत्याचार हो रहे थे। बावजूद इसके लोग इस स्ट्रगल को जारी रखे हुए थे, पीछे नहीं हट रहे थे। द मूवमेंट प्लेस्ड द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट द टॉप एजेंडा ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। मूवमेंट वालों का बस एक ही
डिमांड था कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, अपना स्वराज चाहिए, आप हमारा देश छोड़ो जाओ, हम इसे संभालेंगे, हमें आपसे और कोई सौदा नहीं करना है। और फिर इसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय आया, जब इंग्लैंड को हमारे यहाँ के लोगों की जरूरत भी पड़ी वहां के वॉर में लड़ने के लिए, और फिर धीरे धीरे करके फाइनली कुछ सालों बाद हमारा देश आजाद हो गया। तो ये थे वो सारे मूवमेंट्स, बड़े बड़े मूवमेंट्स जिनके बारे में हम जानते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुए हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के छोटे बड़े और भी कई तरह के इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हमने यहाँ बात नहीं किया है। ऐसा होगा तो उसके लिए हम लोग फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। ये टॉपिक कुछ हद तक रिलेटेड है चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 10 में, जहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात होती है।